नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के इशू पर पटना से लेकर दिल्ली तक जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बिहार असेंबली में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच नोकझोंक हुई। आरजेडी के विधायक और डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा आपस में भिड़ गए। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। तेजस्वी यादव ने कहा, दावा किया जा रहा था कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर बन गए हैं, इसलिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी है, लेकिन अब तक एक भी ऐसा वोटर नहीं मिला। अब चुनाव आयोग इस पर खामोश क्यों है? तेजस्वी ने पूछा, 51 लाख लोगों के वोट क्यों काटे गए? क्या नागरिकों से वोटिंग राइट छीनना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ऐसी बातें सुनकर नीतीश कुमार भड़क गए, करारा जवाब दिया। आज पार्लियामेंट में भी विपक्ष के नेताओं ने खूब शोर मचाया। वोटर लिस्ट के रिवीजन पर तुरंत चर्चा की मांग की। स्पीकर ने मंजूरी नहीं दी। सरकार की तरफ से संकेत मिले, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। वोटर लिस्ट रिवाइज करना उसका अधिकार है, संसद उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास पक्के सबूत हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक में भी वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। इसके सबूत वो जल्दी ही पब्लिक करेंगे और चुनाव आयोग को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल है कि जब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, 28 जुलाई को सुनवाई होनी है, तो फिर विपक्ष के नेता विधानसभा में और संसद में हंगामा क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं करते? क्या वाकई में वोटर लिस्ट में गड़बड़ हो रही है, या चुनाव आयोग पुरानी गड़बड़ियों को पकड़ रहा है इसलिए हंगामा हो रहा है? फैक्चुअल पोजीशन क्या है और सरकार इस मामले में खामोश क्यों है? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में, और शुरुआत करते हैं बिहार की तस्वीरों से। बिहार विधानसभा में कल वोटर लिस्ट के इंटेंसिव रिवीजन के इशू पर कुर्सियां चली थी और नौबत गाली गलौज मारपीट तक पहुंच गई थी। इसके बाद हंगामे के बीच कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। कल की तरह आज भी आरजेडी के सारे नेता काले कपड़े पहनकर आए थे। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही शोर शराबा और नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद स्पीकर ने तेजस्वी यादव को बोलने की परमिशन दी। तेजस्वी ने कहा कि 18 साल से ज्यादा उम्र वाले देश के हर नागरिक को वोट देने का हक संविधान ने दिया है और नागरिकता तय करने का काम होम मिनिस्ट्री का है। फिर चुनाव आयोग किस हैसियत से नागरिकता की जांच कर रहा है? इलेक्शन कमीशन किस आधार पर 51 लाख लोगों के वोट काटने की कोशिश कर रहा है? तेजस्वी ने कहा उनकी पार्टी वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ नहीं है, विरोध प्रोसेस को लेकर है, जल्दबाजी को लेकर है। चुनाव से पहले अगर बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी के नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं बिहार में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वोटर बन गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग रोज रोज जो आंकड़े जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने जो एफिडेविट दिया है उसमें इस बात का कोई जिक्र नहीं है। फिर दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर किस आधार पर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तेजस्वी ने कहा, जब वोटर लिस्ट में कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या नहीं मिला तो अपने नागरिकों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं? ये बिहार के लोगों के सामने सरकार को क्लियर करना चाहिए। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं। नहीं, सूत्र पर बैठो ना भाई, ये जनता को भरमाने का खेल बंद करें। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार की जनता को, बहुत हल्के सिंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के आधार पर ही क्या क्या सब गंभीर विषय पर चर्चा चल रही है, बिहार को लज्जित करते हैं। चुनाव आयोग का आप बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का,
उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार घुसपैठे का कहीं भी जिक्र नहीं है। बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। इसके बाद तेजस्वी ने कहा, अगर पुरानी वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी वोटर जुड़े गए थे तो क्या नरेंद्र मोदी फर्जी वोटर्स के वोट से प्रधानमंत्री बने? क्यों नीतीश कुमार फर्जी वोटर्स के वोट से मुख्यमंत्री बने? तेजस्वी ने नीतीश कुमार का नाम लिया तो नीतीश कुमार खड़े हो गए, तेजस्वी को टोका, कहा जब 22 साल पहले वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था उस वक्त तेजस्वी बच्चे थे, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, इसलिए बेकार की बातें ना करें। नीतीश ने कहा इस मॉनसून सेशन में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, 3 महीने बाद चुनाव होने हैं, इसलिए विपक्ष को जो भी बोलना है चुनाव के दौरान जनता के सामने बोलें, फिलहाल विधानसभा में हंगामा ना करें। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे, अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था, कोई शाम में घर से बाहर जाता था, कहीं जाने का रास्ता है। ये जितने पत्रकार हैं इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। जब नीतीश कुमार बोल रहे थे उस वक्त तेजस्वी यादव सामने बैठकर मुस्कुराते रहे, उन्होंने नीतीश को टोका नहीं, कोई जवाब नहीं दिया। आरजेडी के जो विधायक नीतीश कुमार की बात के दौरान टोका टोकी करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी तेजस्वी ने रोक दिया। इसके बाद आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा को कुछ अपशब्द कह दिए। हंगामा इस बात पर भी हुआ, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई और इसके बाद तेजस्वी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अब मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहें? उन्हें तो अब यह भी समझ नहीं आता किस विषय पर चर्चा हो रही है और किस मुद्दे पर बोलना है। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम होगा कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन चल रहा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार बिहार कैसे चला सकते हैं? देखिए, नीतीश जी आउट ऑफ सब्जेक्ट हो गए थे और हम सब लोग कारण जान रहे हैं। उनके हम लोगों को चिंता है उनकी सेहत में जो गिरावट हो रही है इस चीज़ को लेकर के, तो हमारी पूरी संवेदना है। लेकिन इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हाउस में चर्चा एसआईआर पे हो रही है, मुख्यमंत्री को पता ही नहीं कि क्या चर्चा हो रही है, और वो जो रटा रटाया उनको जो याद है वही एक ही बात जो है वो बोलते रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब बिहार चलाने की स्थिति में नीतीश कुमार जी अब नहीं है। और अंदाज़ा भी लगाइए, जितना अपहरण ये वो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, जितना अपराधीकरण बढ़ गया है बिहार में, अपराध बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी तो चला नहीं रहे, तो चला कौन रहा है बिहार? तो इसमें बड़ा सवाल पैदा होता है और ये स्पष्ट हो गया। हमको नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एसआईआर के बारे में भी पता है कि एसआईआर इलेक्शन कमीशन जो चला रही है, अगर होता तो ज़रूर इसके बारे में आज जिक्र करते। विधानसभा में नीतीश कुमार को बोलते देखकर ये लगता तो है कि कुछ गड़बड़ है। नीतीश कुमार वोटर लिस्ट पर नहीं बोले, बार बार बताते रहे कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, मुसलमानों के लिए क्या किया। तेजस्वी को समझाते रहे कि वो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं। तेजस्वी और उनके साथी उन पर हंसते रहे।
पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि नीतीश कुमार एक ही बात को रिपीट करते रहे। कभी वो अपनी सरकार के मंत्री को पहचान नहीं पाए, कभी फोटो खिंचाते समय बेसुध से दिखाई दिए। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हैं और किस्से और कहानियां तो और भी ज्यादा हैं। पर जेडीयू और बीजेपी वाले कर भी क्या सकते हैं? चुनाव सिर पर है, वोटर्स का एक बड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे को आगे लाकर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। पटना में आज विधानसभा के बाहर भी हंगामा हुआ, विधानसभा के बाहर भी लाठीचार्ज हुआ, कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। प्रशांत किशोर की पुलिस अफसरों के साथ नोकझोंक हुई। असल में प्रशांत किशोर आज हजारों समर्थकों के साथ विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे। वो नीतीश कुमार को पिछले चुनाव में किए गए वादे याद दिलाना चाहते थे। प्रशांत किशोर पूछना चाहते थे कि गरीब परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने का जो वादा किया गया था वो अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ? भूमिहीनों को जमीन देने का जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ? लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगा दिए, प्रशांत किशोर और उनके सपोर्टर्स को रोक दिया। इसके बाद प्रोटेस्ट करने वालों की पुलिस के साथ झड़प शुरू हुई। कुछ देर के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें जनसुराज के कई कार्यकर्ताओं को चोट लग गई। प्रशांत किशोर भड़क गए, सड़क पर ही बैठ गए और पुलिस अफसरों से कहा उन पर लाठी चलाकर दिखाएं। वो पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी चुनाव में 3 महीने बाकी हैं। पुलिस ने बर्बरता की तो सरकार के नाक में दम कर देंगे, सरकार चलाना मुश्किल कर देंगे। हमारे एक कार्यकर्ता पर पुलिस ने लाठी चलाया है। हम लोग कोई उपद्रव नहीं कर रहे थे, हम लोग शांति से जा रहे थे। इन्होंने लाठी चलाया है तो हम यहाँ बैठे हैं, ये इनको चैलेंज कर रहे हैं। दम है तो हम पर लाठी मारकर दिखाएं। जनसुराज के किसी कार्यकर्ता को अगर पुलिस ने लाठी मारा है तो हमको बिना लाठी मारे अब यहाँ से इनको छोड़ेंगे नहीं। किसी निहत्थे जनसुराज के आदमी पर लाठी मारे हैं, हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप लाठी मारकर दिखाइए, दिखाइए लाठी मार के, अभी पता चल जाता है आपको। पूरा बिहार में एक दिन सरकार का चलना मुश्किल कर देंगे। आप लाठी मार के दिखाइए। कार्यकर्ताओं पर लाठी चलाते हो। हमारे पीछे एक लड़के को मारे हैं, आप उसका सर फूटा है, क्यों लाठी चलाया है बताइए? उलझिएगा, पूरा बिहार में तहलका मचेगा। ये पुलिसिया रोब दिखाइएगा, हम पर चलेगा नहीं। बहुत पुलिसिया रोब देखे हुए हैं हम। इसके बाद प्रशांत किशोर काफी देर तक वहीं बैठे रहे। बाद में उन्हें चीफ सेक्रेटरी ने बात करने के लिए बुलाया। जनसुराज का एक डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से मिला। इसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा, चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 7 दिन में उनकी मांगों पर फैसला लिया जाएगा। अगर 7 दिन में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार विधानसभा का नहीं, नीतीश कुमार के घर का घेराव किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सरकार की ओर से ये अभी हम लोग के डेलीगेशन को आश्वस्त किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इन मांगों पर सरकार का क्या रवैया है, क्या सरकार का जवाब है, वो हम लोग को दिया जाएगा। हम लोग उनके 7 दिन के उनके जवाब का इंतजार करेंगे। 7 दिन के बाद अगर वो बात नहीं मानी जाती है तो अगला कदम आपको यहीं से अनाउंस कर देते हैं, मुख्यमंत्री को एक अन्य मार्ग में घेर देंगे। 7 दिन के अंदर अगर मुख्यमंत्री ने, इस सरकार ने, जो अभी मुख्य सचिव ने उनके बिहाफ में कहा है, अगर वो बात उन पर उन्होंने सकारात्मक कार्रवाई नहीं की, यहाँ पर जो 94 लाख लोग जिनको 2 लाख रुपया देने का वादा किया है उस पर जवाब नहीं दिया, जो दलितों को 2 डिसमिल जमीन 3 डिसमिल जमीन मिलनी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जो भ्रष्टाचार हो रहा है जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर, जो अपराध हो रहा है उस पर अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो 7 दिन के बाद जनसुराज वो दिन घोषित करेगा जिस दिन हम लोग अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री को घेर देंगे, उनको धरना देकर वहीं पर उन्हीं के घर में घेर देंगे। प्रशांत किशोर हर रोज नए नए इशू उठाते हैं, ऐसे इश्यूज जो जनता से जुड़े हैं। उनकी सभाओं में आजकल काफी भीड़ दिखाई देती है। प्रशांत किशोर का फायदा यह है कि उन पर किसी तरह का कोई बैगेज नहीं है, बीते दिनों की परफॉर्मेंस का कोई बोझ नहीं है, किसी बात की सफाई नहीं देनी है। वो खुलकर नीतीश पर, तेजस्वी पर, बीजेपी पर हमला करते हैं, लोगों से पूछते हैं इतने साल इन सब की सरकार रही, इन्होंने तुम्हें क्या दिया? प्रशांत किशोर चुनाव लड़ाना जानते हैं, अब लड़ रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी ये संशय तो बना हुआ है कि वो कितनी सीटें जीत पाएंगे, जातिगत समीकरणों को कैसे हैंडल करेंगे। लेकिन बाकी दलों के मन में ज्यादा बड़ी चिंता यह है कि प्रशांत किशोर किसका वोट ज्यादा काटेंगे। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के इशू पर आज पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ।
संसद की कार्रवाई तीसरे दिन भी नहीं चल पाई। इंडिया अलायंस के नेता आज काले गमछे डालकर प्लेकार्ड्स लेकर पार्लियामेंट पहुंचे। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। सारा कामकाज रोककर इस मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की गई। स्पीकर ने इसकी परमिशन नहीं दी। फिर कई सांसद वेल में आ गए तो स्पीकर ने संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया। इससे पहले कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, उद्धव की शिवसेना और टीएमसी के सांसदों ने पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, टीआर बालू समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता शामिल थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से इलेक्शन मैंडेट की चोरी कर रही है। उन्होंने ये चोरी पकड़ ली और बहुत जल्दी सबूतों के साथ इसका पर्दाफाश करेंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है, कहां की जाती है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया। 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया है। ये कैसे करते हैं, कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया कि वो बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर संसद में कोई चर्चा नहीं कराएगी। जेडीयू के संजय झा ने कहा, जिन वोटर्स की मौत हो गई, जिन लोगों के नाम 2-2 जगह दर्ज हैं, क्या उनके नामों को वोटर लिस्ट से हटाना गलत है? विपक्ष क्या चाहता है? 22 साल में जिन 18 लाख लोगों की मौत हो गई, उनके नाम पर फर्जी वोटिंग होती रहे। संजय झा ने कहा, असल में मामला यह है कि महागठबंधन को एहसास हो गया कि चुनाव में उनकी हार होने वाली है, इसलिए वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो इसी पर्पस के लिए ये एक्सटेंसिव सर्वे किया ना कि भाई किसी का डेथ हो गया है, अब बोगस वोटिंग होता है या कोई 2 जगह पे नाम है, तो उसका तो क्लीनिंग होना ही चाहिए। और बिल्कुल सही जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो 52 लाख लोग, जो डेटा हम लोगों ने देखा है, तो उनके पास तो सारा रिकॉर्ड है ना। या कोई बाहर से आकर के जो यहाँ का सिटीजन नहीं है वो कैसे वोट करेगा इस देश में? या 2 जगह वोट करना अलाउड है क्या? या जो उसका डेथ हो गया वो चल रहा था अभी तक, कोई न कोई जाके कर देता था। तो बिल्कुल सही काम इलेक्शन कमीशन ने किया है। और जो अब रिपोर्टेड है कल तक का कि 98% लोग उसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी एक जेन्युइन वोटर छूटेगा नहीं। हैरानी की बात है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के मुद्दे पर आज जेडीयू में मतभेद दिखाई दिए। जेडीयू के सांसद गिरिधारी यादव ने कहा, स्पेशल रिवीजन चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है। 1 महीने में कोई सारे डॉक्यूमेंट्स कैसे जुटा सकता है? जो लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं, वो सारा कामकाज छोड़कर बिहार कैसे लौट सकते हैं? जब गिरिधारी यादव से पूछा गया कि वो पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उन्होंने कहा, अगर अपनी बात भी नहीं कह सकते तो सांसद किस बात के? चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? ये तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए।
अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं आप। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है, सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम। इस मामले में अखिलेश यादव ने बिल्कुल नई बात कही। अखिलेश ने कहा चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है। बीजेपी के पास हर बूथ पर एक मशीन होती है जिससे बीजेपी के लोग तुरंत कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ निकाल लेते हैं, अपने लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देते हैं। अब चुनाव आयोग विपक्ष को भी वैसी ही मशीन दे। चुनाव आयोग का काम है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, निष्पक्ष चुनाव हो। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके बैठा हुआ था। हम लोगों की शिकायतें हैं और आजकल तो आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को शिकायतें की हैं। पुलिस ने वोट डाला, पुलिस ने रिवॉल्वर दिखा करके वोट रोका, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, तमाम चीज़ें की। और बीजेपी के पास मशीन है कोई जो वो हर बूथ पे पहुंचाते हैं कि अगर आप पे आधार नहीं है तो 5 मिनट में आधार बना देते हैं बीजेपी के लोग। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो पता नहीं कौन सी मशीन उनके पास है कि तुरंत वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो कि ये कौन सी मशीन है, ये विपक्ष को भी दी जाए। लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इल्जाम लगाया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट में शोर मचाया जा रहा है। विपक्ष के नेता संसद के बाहर चर्चा की मांग करते हैं और हाउस में हंगामा करते हैं। शिवराज चौहान ने कहा उन्होंने तो हाथ जोड़कर विपक्षी सांसदों से संसद में चर्चा करने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने बात नहीं सुनी। अब पूरे देश के सामने विपक्ष की असलियत उजागर हो गई है। इंडिया ब्लॉक ने लोकतंत्र को हुल्लड़, हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल मैंने हाथ जोड़कर विपक्ष से प्रार्थना की थी। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल था, किसानों की फसल खराब होने पर सवाल थे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे सवाल थे, फसल बीमा योजना पे सवाल थे, मनरेगा पर सवाल थे। और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे जो चर्चा नहीं होने दे रहा। ये डबल स्टैंडर्ड देश की जनता देखे। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, आयोग के बहाने सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन आयोग अपना काम करने में लगा है। इलेक्शन कमीशन ने आज जो डेटा जारी किया है उसमें बताया गया कि बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया है। 98% से ज्यादा वोटर्स के फॉर्म जमा हो गए हैं। अब तक वोटर लिस्ट में ऐसे 20 लाख नाम मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 28 लाख वोटर अपने पते पर नहीं मिले, वो पलायन कर चुके हैं। 7 लाख लोग ऐसे मिले जिनका वोट एक से ज्यादा जगह बना है। 1 लाख लोगों का पता नहीं लगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1 अगस्त तक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, फिर 1 सितंबर तक इसमें करेक्शन होगा। अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन है, किसी तरह की कोई शिकायत है, तो इलेक्शन कमीशन उस शिकायत की जांच करेगा। राजनीतिक दल भी वोटर लिस्ट को ग्राउंड पर जाकर क्रॉस चेक कर पाएंगे। 1 महीने में सारी शिकायतें दूर होने के बाद वोटर लिस्ट फाइनल होगी। मुझे लगता है कि विपक्ष को चुनाव आयोग पर कीचड़ उछालने के बजाय वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। चुनाव आयोग के पास अब एक नया काम भी आ गया है। इलेक्शन कमीशन को अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना है और इसकी तैयारी शुरू हो गई है। नियमों के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली होने पर उसको भरने के लिए जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल चुनाव कराना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज वोट डालते हैं। चूंकि बीच में लोकसभा चुनाव हुए
राज्यसभा में भी कई नए मेंबर्स आए हैं, इसलिए नई वोटर लिस्ट तैयार करनी होगी। आज चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके बताया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसने वोटर लिस्ट बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। वोटर लिस्ट तैयार होने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के नाम फाइनल किए जाएंगे। इसमें 1 हफ्ता लगेगा और संभव है 1 हफ्ते बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव की डेट अनाउंस कर दी जाए। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सियासी हंगामा भी जारी है। हैरानी की बात है कि धनखड़ को लेकर विपक्ष का रुख बदला बदला दिखाई दे रहा है। आज संजय राउत और शरद पवार ने जगदीप धनखड़ से मिलने का टाइम मांगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने फोन पर जगदीप धनखड़ से बात की। हालांकि कल खड़गे ने कहा था कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सरकार और धनखड़ के बीच का मसला है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन धनखड़ से बातचीत होने के बाद आज खड़गे का अंदाज बदल गया। खड़गे ने कहा धनखड़ ने अचानक जिस तरह से अपना इस्तीफा दिया, उनका फेयरवेल तक नहीं हुआ, इससे लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए सरकार को सारी बात सदन में बतानी चाहिए। सरकार जवाब देना चाहिए, वो क्यों रिजाइन करे, कारण क्या है, इसके पीछे क्या राज है। हमको तो ऐसा दिख रहा है कि दाल में कुछ काला है, नहीं तो उनका हेल्थ भी ठीक है और वो अच्छे हमेशा अपनी वोकैबुलरी को ठीक रखते हैं। लेकिन हुआ क्या, वो हमेशा तो आरएसएस और बीजेपी को इतना डिफेंड करते थे, शायद ही वो खुद आरएसएस और बीजेपी के लोग नहीं करते थे। इतना उनका यानी निष्ठा, लॉयलिटी उनके साथ थी। तो ऐसे वक्त में उन्होंने जो राजीनामा दिया है, इसके पीछे क्या है, कौन है और इसका कारण क्या है, देश को बताना चाहिए। क्योंकि देश के लोग ये जानते हैं कि 140 करोड़ जनता के आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तब आपको एक काम करना चाहिए कि आपको दुनिया को या देश को, लोगों को बताना चाहिए। आज तृणमूल कांग्रेस के नेता भी जगदीप धनखड़ के सपोर्ट में सामने आए। कल्याण बनर्जी ने कहा प्रधानमंत्री और कुछ मंत्रियों ने जगदीप धनखड़ को धमकाया था। धनखड़ से कहा था वो तुरंत इस्तीफा दें, वरना जस्टिस यशवंत वर्मा से पहले उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आ जाएगा। इसीलिए धनखड़ को प्रेशर में इस्तीफा देना पड़ा। Jagdeep Dhankar ji was forced to resign by the Honorable Prime Minister and other cabinet ministers, and he was given a threat to the extent that if he did not resign within 9 PM on that date, impeachment motion will be brought against him. Therefore, this is a completely a pressure tactics had been given by the Honorable Prime Minister and the other cabinet minister. Earlier, you have seen one election commissioner resigned just before the election. In a constitutional body, Modi ji forces to others to resign. Otherwise, impeachment motion will be brought because they are having some majority. That is the reason they are saying it. कल मैंने आपसे कहा था कि जगदीप धनखड़ को लेकर सरकार की खामोशी कहीं आने वाले तूफान का संकेत तो नहीं। आज आने वाले तूफान के कुछ और खामोश संकेत मिले। कल तक विरोधी दलों के जो नेता धनखड़ को इंपीच करने की बात करते थे, आज उन्हें धनखड़ की नाराजगी में अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगी। उन्हें लगता है कि धनखड़ अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलेंगे तो मजा आ जाएगा, सरकार को एम्बेरस करने का मौका मिलेगा। लेकिन सरकार फुल अलर्ट मोड में है। उनका कहना है कि धनखड़ की घेरेबंदी इस तरह की जाएगी कि न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। लेकिन धनखड़ ऑपोजिशन के एमपी से बहुत सारी बातें पहले ही कह चुके हैं। अब बड़े बड़े नेता उनसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। ऊंट किस करवट बैठेगा फिलहाल कोई नहीं कह सकता। यह तो क्लियर हो चुका कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जस्टिस यशवंत वर्मा के इंपीचमेंट के इशू पर हुआ। लेकिन जस्टिस वर्मा के केस में नया ट्विस्ट आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की तरफ से फाइल की गई पिटीशन को सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कैश कांड की जांच करने वाली सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट को ही चैलेंज कर दिया है और फॉर्मर चीफ जस्टिस
संजीव खन्ना की उस रिकमेंडेशन को भी खारिज करने की मांग की है जिसमें उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की सिफारिश की गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, सिद्धार्थ लूथरा और सिद्धार्थ अग्रवाल जैसे बड़े बड़े वकीलों को उतारा है। आज कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच में जस्टिस यशवंत वर्मा की पिटीशन को मेंशन किया, कहा कि जस्टिस वर्मा ने कुछ संवैधानिक सवाल उठाए हैं, इसलिए उनकी याचिका पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। चीफ जस्टिस गवई ने इस केस की सुनवाई के लिए एक बेंच गठित करने की बात कही, लेकिन यह भी साफ साफ कह दिया कि वो खुद बेंच का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेंबर के तौर पर जस्टिस वर्मा के खिलाफ हुई जांच की प्रोसेस का हिस्सा थे। इसी साल मार्च में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी थी। इसके बाद नोटों से भरी जली हुई बोरियां मिली थी, जो बाद में गायब कर दी गई। इसके बाद उस वक्त के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया और मामले की जांच के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता में 3 जजेस की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 55 गवाहों के बयान लिए, जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले का दौरा किया और जांच में पाया कि नोटों से भरी हुई जो बोरियां मिली थी वो जस्टिस वर्मा की थी। जस्टिस शील नागू कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर रिटायर्ड जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा ने अपनी पिटीशन में आरोप लगाया कि जांच कमेटी ने उनको अपनी बात कहने का पूरा मौका नहीं दिया और मीडिया में चल रहे नैरेटिव के आधार पर उन्हें दोषी ठहराकर कार्रवाई की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के फॉर्मर अध्यक्ष और बीजेपी सांसद मनन मिश्रा ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने बचाव में कहीं भी जाने का पूरा अधिकार है, लेकिन संसद में उनके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई हैं। अदालत अपना काम करेगी और संसद अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट का अपना प्रोसीडिंग जो है वो अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट फिक्स किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। जसवंत वर्मा को ये राइट था कि वो कहीं भी जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं और कोर्ट में जाने का उनका अपना अधिकार है, वो गए हैं। पार्लियामेंट में जब ये मोशन आ चुका है, लोकसभा के 145 सदस्य, राज्यसभा के 63 सदस्य, इन लोगों ने अपना पिटीशन दिया है। नाउ इट इज फॉर द स्पीकर ऑफ बोथ द हाउसेज। उनके लिए ये है कि वो निर्णय लें कि उसमें क्या करना है। पार्लियामेंट को डिसाइड करना है कि क्या करना है, लेकिन मुझे लगता है कि आज या कल में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर लेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी चीफ जस्टिस के नेतृत्व में, चीफ जस्टिस के डायरेक्शन पे एक कमेटी है आई, कमेटी ने अपना निर्णय दे दिया, वो रिपोर्ट दे दिया, वो पार्लियामेंट के सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो तो सर्वविदित है, सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी, लेकिन उनका अधिकार है, वो गए हैं। पार्लियामेंट अपना काम करेगी, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगा। जस्टिस वर्मा का केस डिले होता जा रहा है और क्यूरियस होता जा रहा है। शुरुआत से देखें, उनके घर पर नोट मिले, उसका सबूत वीडियो पर है, पुलिस ने देखा, पर ना तो पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है, ना एफआईआर कर सकती है, ना पंचनामा कर सकती है, क्योंकि कानून ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अधिकार भी ऐसे मामलों में लिमिटेड हैं। वो भी जज को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं, जो उन्होंने कर दिया था। दूसरा काम, वो इस पूरे मामले की इंक्वायरी करवा सकते हैं। सीनियर जजेस की जो इंक्वायरी हुई उसमें भी जस्टिस वर्मा को दोषी पाया, तो भी चीफ जस्टिस वर्मा को सिर्फ इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इनकार कर दिया। इसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से उन्हें इंपीच करने के लिए कहा। इंपीचमेंट का प्रोसेस भी लंबा है। यह प्रोसेस शुरू होता इससे पहले ही जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस के फैसले को ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बड़े बड़े वकील उनकी तरफ से अपीयर हो रहे हैं। मामला लंबा खिंच सकता है। इंपीचमेंट में भी टाइम लगेगा और जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हो जाता तब तक जस्टिस यशवंत वर्मा हाई कोर्ट के जज बने रहेंगे, उनका रुतबा बरकरार रहेगा। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ पार्लियामेंट के करीब एक मस्जिद में गए। इस मस्जिद के इमाम रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हैं। मस्जिद में समाजवादी पार्टी के सांसदों की मीटिंग हुई, उसकी तस्वीरें सामने आई
तो बीजेपी ने अखिलेश यादव पर मस्जिद के सियासी इस्तेमाल का इल्जाम लगा दिया। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश मस्जिद में जाने से पहले लाल टोपी के बजाय सफेद जालीदार टोपी लगा लेते तो बेहतर होता। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश ने मस्जिद में मीटिंग की, इससे क्लियर है अब समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी बन गई है। बीजेपी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जमात सिद्दीकी ने कहा, मस्जिद इबादत की जगह है, इसका सियासी इस्तेमाल करके अखिलेश यादव ने मस्जिद को नापाक किया, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जमात सिद्दीकी ने कहा, मुहिबुल्लाह नदवी ने मस्जिद में पॉलिटिकल मीटिंग कराई है, इसलिए नदवी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। हर धार्मिक स्थल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट है, उसकी आचार संहिता है। क्या अखिलेश यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव और उनके सारे जो लोग थे वो नजासत से पाक थे? वहां पर महिला पुरुष एक साथ नहीं जा सकते हैं। इस्लाम में मेंबर के सामने साथ में बैठकर, जबकि वहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, उनके लिए ऊपर जगह बनी हुई है महिलाओं के लिए, वहां वो अपने पत्नी श्रीमती डिंपल यादव को लेकर गए। तो ये क्या इस्लाम और इस्लाम के कानून को और मुसलमानों को अपने जूते में रखते हैं? हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम क्या है? हम आहत हैं, हम FIR दर्ज कराएंगे। अगर ये काम जायज है जो सपा ने किया है, अखिलेश यादव ने किया है, तो हम भी जुमे एक दिन ऐलान किए कि वहां पर जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के साथी हैं भाजपा के, हम उनको लेकर जाएंगे और जुमे के बाद हम भी वहां बैठक करेंगे। और फिर हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक वंदे मातरम से शुरू होती है और राष्ट्रगान जनगण पर खत्म होती है, फिर कोई छाती नहीं पीटेगा। इसके बाद मुहिबुल्लाह नदवी ने सफाई दी। नदवी ने कहा, मस्जिद में कोई सियासी बात नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, ये मस्जिद ऐतिहासिक है, देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता यहां पर आ चुके हैं, इसलिए उन्होंने अखिलेश को यहां आने का न्योता दिया था। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के सांसद सिर्फ मस्जिद को देखने आए थे। हर धार्मिक स्थल के अपने कोड ऑफ कंडक्ट मीटिंग क्या विजिट किया था उन्होंने। और जिस तरह से ताजमहल के अंदर मस्जिद है, जिस तरह से जामा मस्जिद है, वहाँ लोग जाते हैं। हमारी ये मस्जिद भी एक हिस्टोरिकल मस्जिद है। और मॉडर्न इंडिया, न्यू मॉडर्न इंडिया में जो फ्रीडम फाइटर, जो बहुत से लोग थे वो नमाज यहाँ पढ़ते थे। मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह भी यहाँ नमाज पढ़ते थे। इवन इंदिरा जी भी यहाँ आई हैं। सार्क सम्मेलन में हमारे जितने भी चीफ गेस्ट थे वो यहाँ आते रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी यहाँ आ गए और एक पॉजिटिव उसके साथ में आए, उन्होंने मस्जिद के बारे में हमने उनको जानकारी दी और हमने उनसे दरखास्त की थी कि आप हमारी मस्जिद को विजिट करें। लेकिन बीजेपी की परेशानी ये है, खास तौर पर वो तो रातों रात खामोशी के साथ मस्जिदों को नापैद कर देते हैं, नेस्त नाबूद कर देते हैं। वो तो मजहब को नफरत का जरिया बना, मजहब जुड़ने की चीज है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मस्जिद में सांसदों के साथ मीटिंग करके अखिलेश यादव को मुसलमानों को यह बताना था कि वो उनके मसीहा हैं, लेकिन उनका यह दांव उल्टा पड़ गया। अब उनकी पार्टी के नेता सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है। और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है और इससे उनको बाज आना चाहिए था, लेकिन वो बाज नहीं आ सकते हैं। और इसीलिए समाजवादी पार्टी की दुर्दशा हो रही है और आगे आने वाले समय में और दुर्दशा होगी। समाजवादी पार्टी का चरित्र सदा से हिंदू विरोधी रहा है, मुस्लिम परस्त रहा है और जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को सत्ता से बेदखल होकर के भुगतना पड़ा है। आने वाले समय में और बड़ी कीमत सपा को चुकानी पड़ेगी। ब्रजेश पाठक ने कहा, अखिलेश समाजवादी नहीं नमाजवादी हैं। उन्होंने कहा, अखिलेश ने राजनीतिक फायदे के लिए मस्जिद का इस्तेमाल किया, ये संविधान के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। इसके बाद अखिलेश यादव भी बोले। अखिलेश ने कहा, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में यही फर्क है। बीजेपी वाले तोड़ने की बात करते हैं, समाजवादी जोड़ने की राह पर चलते हैं। अखिलेश ने कहा, उनकी सब धर्मों में आस्था है और इसी वजह से वो मस्जिद गए थे।
बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है। हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए। आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, निगेटिविटी नहीं ला सकती। कोई अच्छी बात करोगे आप जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं। लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिले जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मुझे लगता है कोई मस्जिद में जाए, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, ये सियासत का इशू नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने सांसदों के साथ मस्जिद में मीटिंग की, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे जनता के मुद्दों का क्या लेना देना। लेकिन मुश्किल यह है कि अखिलेश यादव जिस तरह से कांवड़ यात्रा पर कमेंट करते हैं, इसके बाद उन्हें भी इस तरह के हमलों के लिए तैयार रहना चाहिए। अब यह भी एक खबर आई है जिस पर कल सियासत होगी। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में इस वक्त एक डिनर चल रहा है, जिसमें विपक्ष के नेताओं को इनवाइट किया गया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरे विरोधी दलों के कई सांसद डिनर में पहुंच चुके हैं और पता चला कि डिनर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर चर्चा होगी, क्योंकि इस मामले में जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आज यूपी के गाजियाबाद से एक चौंकाने वाली खबर आई। गाजियाबाद में पुलिस ने हर्षवर्धन जैन नाम के एक शख्स को पकड़ा है, जो फर्जी दूतावास चला रहा था। हर्षवर्धन जैन ने गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक बड़ा मकान किराए पर लिया था और उसमें फर्जी दूतावास का ऑफिस खोल दिया। यह शख्स अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबरोगा, पोलोविया और लोडोनिया जैसे काल्पनिक देशों का एम्बेसडर बताता था। लोगों को झांसे में लाने के लिए डिप्लोमेटिक नंबर वाली महंगी गाड़ियों का इस्तेमाल करता था। लोगों को इंप्रेस करने के लिए इसने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े बड़े नेताओं के साथ अपनी मॉफ फोटोज बनवाई हुई थी। हर्षवर्धन जैन लोगों को विदेश में नौकरी और कारोबार दिलाने के नाम पर फंसाता था, उनसे मोटी रकम वसूलता था। पुलिस का दावा है कि यह शख्स शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट भी चला रहा था। जब यूपी एसटीएफ के अफसर कविनगर में रेड डालने पहुंचे तो घर की शान शौकत देखकर उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि यहां कोई गड़बड़ हो रही है। घर के बाहर 4 बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां पार्क थी। सारी गाड़ियों पर डिप्लोमेट्स वाली नीले रंग की नंबर प्लेट्स लगी थी। हर्षवर्धन जैन के घर से एसटीएफ के 12 डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले, 18 डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स और विदेश मंत्रालय की फर्जी मोहर मिली। इसके अलावा 44 लाख के करीब कैश और कई देशों की करेंसी भी बरामद हुई। खुद को राजदूत बताने वाले हर्षवर्धन जैन ने लंदन से एमबीए किया है। उनके पिता उद्योगपति थे। राजस्थान में इंदिरा मार्बल्स और जेडी मार्बल के नाम से उनकी माइंस थी। गाजिया में भी उनका बिजनेस था। लेकिन हर्षवर्धन जैन 2011 में लंदन से लौटा और फर्जीवाड़े के काम में लग गया। लेकिन आज उसकी पोल खुल गई और अब जनाब सलाखों के पीछे हैं। ये हर्षवर्धन केबी 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोरगा, पोलविया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हर्षवर्धन जैन का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, पारिवारिक बिजनेस है, खुद भी पढ़ा लिखा है, लेकिन उसने ये फर्जी काम करने का रास्ता चुना। ये केस इस बात का उदाहरण है कि शान शौकत की ज़िंदगी, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में लोग गुनाह करने से कभी नहीं चूकते और किसी भी तरह से जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय छात्र पर रेसिस्ट हमले की एक दुखद खबर आई है। एडिलेड में 5 लोगों ने चरणप्रीत सिंह की बुरी तरह पिटाई की।
और भाग गए। ये घटना एडिलेड के किंटोरे एवेन्यू के पास हुई। चरणप्रीत सिंह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के लिए गए हैं। वो अपनी वाइफ के साथ लाइटिंग देखने गए थे। कुछ लोग उनके पास पहुंचे, गाली गलौज शुरू कर दी। जब चरणप्रीत ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने चरणप्रीत पर हमला कर दिया, उनको सड़क पर गिराकर बुरी तरह मारा। चरणप्रीत की वाइफ ने हमलावरों को रोकने की कोशिश की। वो चीखी चिल्लाई, मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई उन्हें बचाने के लिए सामने नहीं आया। पांचों हमलावर चरणप्रीत को तब तक पीटते रहे जब तक वो बेहोश नहीं हो गए। बाद में पुलिस ने चरणप्रीत को हॉस्पिटल पहुंचाया। उनके चेहरे और पेट पर गहरी चोटें आई हैं। पुलिस ने चरणप्रीत पर हमला करने के आरोप में 20 साल के युवक को गिरफ्तार किया है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। ऑस्ट्रेलिया से इस तरह की खबरें कभी कभार आती हैं, लेकिन वहां भी कुछ शरारती तत्व हैं जो रेशियल अटैक करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए उम्मीद करनी चाहिए कि चरणप्रीत पर हमला करने वाले सभी लोगों को जल्दी पकड़ा जाएगा और उन्हें सजा भी दिलाई जाएगी। चलते चलते मैं आपको सावधान कर दूं, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की आड़ में वेस्ट मीडिया ने एक बार फिर से भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद क्रैश में मारे गए कई ब्रिटिश नागरिकों के परिवारों को दूसरों की डेड बॉडीज भेजी गई। डेली मेल ने दावा किया कि एक परिवार को तो अपने परिजन का फ्यूनरल आखिरी मौके पर टालना पड़ा क्योंकि उनको पता चला जो डेड बॉडी उनको भेजी गई थी वो किसी दूसरे शख्स की थी। डेली मेल ने यह भी कहा कि इसी तरह एक और परिवार के पास जो कॉफिन भेजा गया था उसमें 2 डेड बॉडीज आपस में मिली हुई थी। डेली मेल के मुताबिक ये गड़बड़ियां तब पता चली जब पश्चिमी लंदन की डॉक्टर फ्यूना विलकॉक्स ने डेड बॉडीज की आइडेंटिटी पक्की करने के लिए जांच की। अभी तक 2 मामलों में गड़बड़ी का दावा किया गया। मिस्टेकन आइडेंटिटी के ऐसे कुछ और मामलों का भी जिक्र किया गया। विदेश मंत्रालय ने डेली मेल की इस खबर को सरासर गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने आज कहा, अहमदाबाद क्रैश के सभी मामलों को पूरे प्रोफेशनल केयर के साथ हैंडल किया गया, इसलिए इस तरह की गड़बड़ी के आरोपों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार के अधिकारी इस मामले में ब्रिटेन के अफसरों से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में 241 मुसाफिरों समेत 260 लोग मारे गए थे, जिनमें 53 ब्रिटिश नागरिक थे। हादसे में बुरी तरह जल जाने की वजह से कई डेड बॉडीज को पहचान पाना मुश्किल था। उनकी पहचान डीएनए सैंपल के जरिए की गई थी जो पैसेंजर्स के परिवार वालों ने दिए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सारी बॉडीज बुरी तरह जल गई थी, इसलिए डीएनए टेस्ट के आधार पर बॉडीज को आइडेंटिफाई किया गया और बॉडीज हैंडओवर करने में देरी हुई, इसलिए गलती की गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं है। फिर भी वेस्टर्न मीडिया में बार बार ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिन्हें सरकार गलत बताती है। पहले पायलट को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और अब गलत बॉडीज हैंडओवर करने का एक झूठा दावा किया गया। आज की बात में इतना ही।